Hello, Jai Sri Krishna. Myself, Dr. Yadvir Singh. You are watching me on our YouTube channel by vsindia.com. Good morning, namaste and Jai Sri Krishna. तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कशन करेंगे IIT JEE कोचिंग के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे थोड़ा कम पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होंगे। तो जो बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ी ज़्यादा टेंशन, कम कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता होगा। जो बच्चे कम पढ़ रहे होंगे उनको कॉन्फिडेंस कम, टेंशन ज़्यादा होती होगी। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होंगे, ना तो उनको टेंशन रहती होगी, ना उनको चिंता रहती होगी। कहने का मतलब यहाँ पर 2-3 कैटेगरी मैंने बताई। गलत तो थोड़ा बहुत लगता रहता है लोगों को, उसमें नहीं जाएंगे। हम केवल और केवल यहाँ पर ओरिजिनल बात करते हैं, ओरिजिनल बात करते रहेंगे, यही है हमारा पॉइंट। तो हमारा कोई पर्पज़ मेरा ये नहीं रहता है कि किसी को हर्ट करना या कुछ, लेकिन पर्पज़ एक ही रहता है कि आप लोगों के लिए बीच बीच में मैं वीडियो बंद करता रहता हूँ, बीच बीच में शुरू हो जाता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं आज भी ऑफलाइन को ही प्रायोरिटी देता हूँ। ऑनलाइन ठीक है जैसे भी है, लेकिन आप लोग अगर IIT JEE नीट के लिए तैयारी करना चाहते हो तो उसमें ऑफलाइन का जितना इम्पोर्टेंस है मेरे हिसाब से ऑनलाइन का उतना नहीं हो पाता है। ये तो एक कंडीशन थी कोविड की वजह से, जिसकी वजह से बच्चों ने अपना ऑनलाइन सिलेबस तैयार किया और कर भी रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑफलाइन में क्या है, थोड़ा सा अगर मैं एक डिस्टिंग्विश बताऊं तो एक ही पॉइंट में कंक्लूज़न ये है कि ऑफलाइन में आप चीज़ों को जल्दी समझ लेते हो, और जल्दी समझने के साथ साथ कई बार स्टूडेंट को लगता है कि ऑनलाइन में हम टाइम बचा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में आप किसी भी कॉन्सेप्ट को 2 घंटे में समझ पाते हो, जबकि ऑफलाइन में उसी कॉन्सेप्ट को हाफ एन आवर में समझ लेते हो। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिलहाल मैं उसमें नहीं जाता, क्योंकि वो तो एक कंडीशन है जो आप लोग ऑनलाइन ले रहे हो और कर भी रहे हो। फिलहाल मैं इसमें जाना चाहता हूँ कि IIT JEE के लिए बच्चे जो 12th वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा परेशान अभी हो रहे होंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि उनका बोर्ड भी है प्लस JEE का एग्ज़ाम भी देना है। लेकिन जो बच्चे 12th पास हैं उनको कम परेशानी हो रही होगी। क्यों? क्योंकि उनका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, वो केवल फुल फ्लैश में जो JEE की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जनरली दोनों तरीके के स्टूडेंट्स की। जैसा मैंने अभी आपको बताया, कुछ बच्चे टेंशन ज़्यादा ले रहे होंगे, काम कम कर रहे होंगे। तो देखिए होता क्या है इसमें, सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा अगर आप पढ़ते हो तो एक कॉन्फिडेंस आता है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो नेचुरली बात है कि जो आपकी टेंशनें हैं वो कम हो जाएंगी। मतलब कॉन्फिडेंस उस पर डोमिनेंट कर जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी आप पढ़ के देखिए, मान लीजिए आप एक पूरी नाइट पढ़ करके देखिए और दूसरे दिन देखिएगा, आप जब जगेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें लगेंगी, फील होंगी। लेकिन आप मत पढ़ के देखिएगा, फिर दूसरे दिन जगिएगा तो आप में आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वहाँ पर होगा। तो हम आज बात करेंगे कि आपको क्या अभी करना चाहिए, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप रिमूव करके अपनी कमियों को और इस बारी 2021 JEE एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से परसेंटाइल ला करके अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप JEE एस्पायरेंट हैं तो सबसे पहले तो आपने अभी तक स्ट्रेटजी नहीं बना करके पढ़ रहे हो, वैसे ही पुराने ढर्रे पे पढ़ रहे हो। पुराना ढर्रा इन द सेंस कि आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सुबह जग करके आप स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हो, ये नहीं बना पाते हो कि आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी बेसिस पे लेना है, कौन सा चैप्टर प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं लेना है। तो कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर रहे हो या कहीं ना कहीं कमी कर रहे हो अपने अंदर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि 2021 में बहुत अच्छा परसेंटाइल, मतलब 99 के 100 परसेंटाइल भी ला सकें। अभी भी आपके पास टाइम है। रीज़न बीइंग क्या है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। अब कॉन्सेप्टों पे अच्छी पकड़ बनाने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए प्रैक्टिस आपकी नहीं है तो एग्ज़ाम में तो अलग वाली बात है, यहीं पर भी यानी कि आपको
टेस्ट जो देने हैं वहाँ पर भी कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। एक बार कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया तो उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए बहुत टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए आपके लिए, तो मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ फंडे आपको बता रहा हूँ जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम को दे सकते हो, क्लियर कर सकते हो। चलिए, फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारा, डेली आपको जग करके एक डायरी मेंटेन करनी है और डायरी में नोट डाउन करना है कि आपके लिए आज कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, और किस चैप्टर को आपको कितना टाइम लगाना है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने डे की जो स्ट्रेटजी थी वो कुछ इस तरीके से बनाई हुई है कि फिजिक्स में आपको 2 चैप्टर तैयार करने हैं, केमिस्ट्री में आपको 2 चैप्टर करने हैं और मैथ्स में आपको 2 चैप्टर तैयार करने हैं। तो आप उनको करो कैसे? जैसे मान लीजिए आपने पी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक साथ लगा लिया, लेकिन हो सकता है जिस टाइम पीरियड में आपने पी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखा है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि आप उसमें ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। तो आप कई बार परेशान होने की कंडीशन में हो जाते हो। तो उस कंडीशन में नहीं परेशान होना है, आपको ये सोचना है कि अच्छा जितना आपने कर पाए थे पहले वो आपने कर लिया, जो आपको रह गया है वो ज़रूरी नहीं कि आप उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ। हो सकता है उसको आप सेकंड डे उठा सकते हो चैप्टर को। अगर ऐसा नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी में नहीं आता वो सेकंड डे में, तो आप डे का एक छुट्टी का दिन रखिए जिसमें पेंडिंग चीज़ों को पहले निपटाना है, पहली प्रायोरिटी पे लेना है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, मैं मान लीजिए आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ख़त्म कर लिया, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिया और आप ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक का पढ़ना चाह रहे हो और आप केवल ग्रुप 16 तक पहुंच पाए हो, 17, 18 नहीं कर पाए हो जो आपने टाइम टेबल बनाया था। उसके अकॉर्डिंग संडे को आप इसी चैप्टर को दोबारा से, यानी कि जो पेंडिंग वाला बचा हुआ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी थे, बड़े थे, और आपके हिसाब से करना कैसे, चैप्टर को पहले रीडिंग लगानी, रीडिंग के बाद विद क्वेश्चन सहित तो इसको तैयार करना है। मान लीजिए 18 ईयर है आपके पास तो 18 ईयर से करिए, जब तक एटलीस्ट आप लगाइए कि 20 ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपको करना ही करना है। अच्छा, आजकल थोड़ा सा हम कहेंगे, देखिए डे बाई डे कुछ पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं एग्ज़ाम के और चेंज होते जाएंगे भी, क्योंकि ये तो आप भी जानते हो कि सिस्टम थोड़ा चेंज होता करता रहता है एवरी 10 ईयर डिकेड्स बाद। जैसे वो नहीं होती है जनगणना, ऐसे ही यहाँ पर भी डिकेड बाद सिस्टम चेंज होता रहता है। आप देखिए ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ने थोड़ा बहुत मतलब एक कहेंगे हम फेज़ बना ही ली है अपनी कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से NAT आ गए हैं आपके एग्ज़ाम में। NAT का मतलब न्यूमेरिकल टाइप बेस्ड जो होते हैं, सिंगल वैल्यू बेस्ड, जिसको हम NAT क्वेश्चंस बोलते हैं, न्यूमेरिकल है ना, एनालिसिस टेस्ट टाइप का। तो उसमें आपको एक वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब उस वैल्यू के लिए भी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वैल्यू सही हुई तो आपको आंसर मिलता है, नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ तो नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे देखा आपने, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि एक स्ट्रेटजी बनानी है और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपने आप की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करते हो उतना ही ज़्यादा करोगे अच्छा। सेकंड थिंग है ना, टेंशन हमें तब होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब हम पढ़ नहीं रहे होते। तो जब आपने पढ़ लिया तो एक आपके अंदर पहले थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपने दोबारा स्ट्रेटजी बनाई और दोबारा अपने चैप्टर को तैयार किया, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे ही अगर आप लोग करके देखते हो 6 डेज़ तक, तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस में जो चिंताएँ थी वो कॉन्फिडेंस में बदलने लगेंगी। एक फेज़ ऐसी आ जाएगी कि आपको कॉन्फिडेंस ही रह जाएगा, चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और दूसरी कोशिश ये करनी है कि अपना टाइम, पहले मैंने आपको बताया डे नाइट की स्ट्रेटजी बनानी है, सुबह ही मॉर्निंग में जग करके। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए होता क्या है कि आप अगर सोशल मीडिया में हैबिचुअल हो, एडिक्शन है आपका, तो उसको भी एक साथ नहीं छोड़ा जा सकता, वो आप धीमे धीमे छोड़ सकते हो। अपने फ़ोन को कोशिश करिए, बहुत सारी जगह यूज़ ही मत करिए, मतलब उठाइए मत। जब आप पढ़ रहे हो कोशिश करिए उसको अवॉइड करने की, क्योंकि अगर आपके पास किसी का फ़ोन भी आता है, आप फ़ोन में लग जाओगे, बहुत देर उसी में चली जाएगी, जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है वो भी शायद कंप्लीट ना हो पाए,
इसलिए कोशिश करिए कि उस फ़ोन को अवॉइड ही करना है, मतलब फ़ोन को दूर ही रखना है। और जब भी आप 5-10 मिनट का रिफ़्रेशमेंट ले रहे हो तो कोशिश करिए किसी से बात ही करिए, बाकी का तो फेसबुक वगैरह में जाना नहीं है, अदरवाइज़ टाइम काफ़ी चला जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को करके देखिए, फिर मैं आगे 4 पॉइंट और बताऊंगा आपको। पहले 2 पॉइंटों को करके देखिए क्या आपसे हो पा रहे नहीं हो पा रहे। अब एक और बात बताता हूं मैं, क्योंकि कुछ बच्चे जब IIT JEE कोचिंग के बारे में सोच रहे हैं, इसमें मेन पॉइंट मेंटर का भी आता है। थर्ड वाली बात हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिन बच्चों ने कोचिंग नहीं ली है या कोचिंग ऑनलाइन ली है, अब वो बच्चे चाह रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग लें या कुछ ऑनलाइन ही दोबारा से रिपीट करें या कुछ ऐसा करके हैं, तो इसमें कोचिंग का भी इम्पोर्टेंस तो रहता ही है। देखो पहले क्या था, जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय हमें बहुत टाइम लगता था बुक्स को देखने में, करने में, कई चीज़ों को समझने में। लेकिन आज की डेट में क्या है, हर ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओ बुक पढ़ करके भी, क्योंकि अब टाइम जो है आपका लिमिटेड है। तो पहली बात आती है हमारी टाइम मैनेजमेंट की, डेली लाइफ एक्टिविटी को, रूटीन को चेक करने की और लिखने की। दूसरी वाली बात आती है हमारी अवॉइड करने की सोशल मीडिया को। तीसरी वाली बात आती है हमारी मेंटर, एक अच्छे मेंटर के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू करने की। तो इसमें मेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी टीचर इस लाइन में आना चाह रहा है, हालांकि आज की डेट में तो चीज़ें इजी हो गई हैं उस टीचर के लिए भी, बच्चे के भी लिए, लेकिन फिर भी 4-5 साल मीन्स मेरे अकॉर्डिंग 5 साल तो उसको लगते ही हैं इस सिलेबस को समझने के लिए कि बच्चे को पढ़ाना कैसे। एक अच्छा मेंटर आपको चूज करना है जिससे आप अपने डाउट क्लियर कर सको, या जिन्होंने कोचिंग ले रखी हैं, जैसे 12th वाले पास बच्चे हैं, 12th पास बच्चे हैं, वो तो अभी कन्फ्यूज़न में ही हैं। कुछ बच्चे तो, कुछ ने तो कोचिंग ले रखी है, कुछ बच्चे अभी कन्फ्यूज़न में हैं लें ना लें, क्योंकि मई तक ही जाना है एग्ज़ाम और पैसे भी चले जाएंगे हमारे उस तरीके से। तो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा, देखिए पैसे को उतना वेटेज हर जगह देना उतना सही नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप पैसों को खर्च करके एक अच्छी चीज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके 30-40,000 कहीं पे जा रहे हैं तो बहुत सारा पैसा आपका चला गया, या वो आप कमा नहीं सकते या आपके पेरेंट्स नहीं कमा सकते, ये तो सोचना आपका बेकार है। क्यों? क्योंकि आप हर जगह डेप्थ नहीं ला सकते। जितना आप सोच रहे हो उतना चीज़ें इमीडिएटली नहीं हो सकती, क्योंकि जो एक्सपर्ट पहले से हैं, जिन्होंने अपनी पूरी होल लाइफ उसमें लगा रखी है, अगर आप उनसे डिस्कशन करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं तो वो आपको इजी वे में बड़े ढंग से समझाएंगे। हाँ, उनका फीस बनता है क्योंकि वो उसी काम में काम करते हैं, उनकी जो किचन चलती है वो इसी काम से चलती है। तो आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे 20-30,000 रुपये जा रहे हैं तो जाने दीजिए, क्योंकि कोई भी कोचिंग अभी ज़्यादा पैसे नहीं लेगी आपकी। मई तक के कराने के लिए ऑलमोस्ट 30-40,000 से ज़्यादा नहीं लेंगे, है ना। सेकेंड थिंग, अब मैं अपना भी एक ऐड कर ही देता हूँ 2 मिनट के लिए। YBS इंस्टीट्यूट में तो हमने आज 3 पॉइंट्स तो यहाँ पे समझ लिए, 3 पॉइंट्स नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा मैं आपको। तो टोटल 6 पॉइंट अगर आपने कर लिए तो आपकी JEE का सिलेक्शन 100.1% हो जाएगा। हालांकि 100.1% कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इस केस में बोलते हैं कि 100.1% हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हमने एक IIT JEE का बैच शुरू किया है और उसमें हम 20 स्टूडेंट्स ले रहे हैं, और जो बच्चे रिवीज़न करना चाहें, जैसे 12th वाले बच्चे भी हैं तो वो भी रिवीज़न कर सकते हैं। और हम लोग आपको फेब, मार्च, अप्रैल में 4 मंथ्स की ये तैयारी कराएंगे, जिसमें ओनली 30,000 हम आपसे चार्ज करेंगे, जिसमें एवरी सैटरडे को आपका CBT टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। तो नियरली काफ़ी सारे टेस्ट हैं, वो भी आप दे सकते हो। और इसमें नया क्या, कई बार बच्चा JEE की कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है तो ज़रूर नहीं कि YBS कोई करे, कोई दूसरी कोचिंग में क्या ऐसा हो। 2-3 पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जहाँ पर भी आप कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हो, ये देखिए कि उस कोचिंग का ऑनर कौन है। तो क्योंकि इंस्टीट्यूट आजकल बिजनेसमैन खोल लेते हैं, अगर बिजनेसमैन ने खोली हुई है तो वो इसको एज ए बिज़नेस समझ करके ही चलाने वाले हैं।
टीचर हायर कर लेंगे। टीचर इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से काम करते हैं। तो कहने का मतलब मैं यही चाहूँगा कि जिस कोचिंग को भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, कोचिंग ऑनर खुद एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए, जिसको उसको खुद टेंशन रहती है कि अच्छा हमारे यहाँ से स्टूडेंट निकले, हम ऐसा कराएं, हम इस तरीके से करें ताकि हमारे यहाँ से एक अच्छी रैंक निकले। ठीक है। दूसरा, उस कोचिंग में लिमिटेड सीट्स हों, ऐसा नहीं कि बच्चे भर लिए, जितने आ गए उतने बच्चे भर लिए, 40, 50, 60, 70 बच्चे भर लिए, आप उनके साथ पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको मज़ा नहीं आएगा और जो आप चाहते हो वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। तो मिनिमम 20, 30 अराउंड चलेगा, दौड़ेगा। 20 है तो काफ़ी अच्छा है, 20 से जाते हैं तो 30 तक फिर भी सही है, लेकिन 40, 50, 60 इस तरीके से लोग भर लेते हैं कम फीस में, क्योंकि मान लीजिए 10, 20,000 रुपये लिया आपने, फ़ीस देख लिया, अच्छा फ़ीस कम है चलो चलते हैं, लेकिन अब क्वालिटी तो उतनी नहीं मिल पाती ना उस तरीके से, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, आपको उस कोचिंग के बारे में ये भी चीज़ देखना है कि डाउट सेशन होता है या नहीं होता है, बच्चे कम होने चाहिए, डाउट सेशन है या नहीं है, फैकल्टी मेंबर उसमें ऑनर है तो ज्वाइन करना है, अदरवाइज़ नहीं है तो ज्वाइन नहीं करना है, समझो। तो इस तरीके से दूसरी बाकी टीम मेंबर कैसे हैं, बाकी टीम मेंबर को भी देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक टीचर को ही देख रहे हो, तीनों टीचर को देखना ज़रूरी है यहाँ पे, और एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है ना, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एटलीस्ट टीचर को भी इस लाइन में मिनिमम 5 इयर्स का मेरे हिसाब से है ना। टीचर तो कहते हैं जी 2 ईयर में ही हम लोग सक्सेस हो जाते हैं, सक्सेस नहीं होता है इसमें, हर बार टीचर सीखता रहता है। अगर आप किसी टीचर को स्टार्टिंग में 11th में पढ़ा रहा है वो आपको, और फिर 13 में पढ़ा रहा है, वो अलग वाली बात हो जाएगी, क्योंकि वो भी एक सीखता रहता है। टीचर भी खुद अपना एनालिसिस करता रहता है और चीज़ों को सीखता रहता है, और उसमें ग्रिप तभी आती है जब, डेप्थ भी तभी आती है जब वो खुद क्वेश्चन पे मतलब अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखता है। ठीक है ना। तो आज इसी वीडियो के साथ थैंक यू, आपने अपना बेशकीमती टाइम दिया। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।